जैसे जैसे आसमान में चमकता सूरज डूब रहा था, वैसे वैसे शाम का धुंधलका भी गहराता जा रहा था और सैकड़ों किलोमीटर में फैले उस विशाल घने जंगल के ठीक बीचों बीच मौजूद झील के किनारे बने लेक हाउस के बाहर खड़ा जोसेफ चेहरे पर अजीब सा दर्द और सूनापन लिए उस ढलते सूरज को देख रहा था। ठीक उसी समय एजे, तन्वी और अमृता तीनों एक साथ वहां पर आए और आते ही अमृता ने जोसेफ से सवाल किया, जोसेफ अंकल, क्या ये सच है? क्या रॉकी मेघना को ले गया? जवाब में जोसेफ ने धीरे से अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ा और हामी सिर हिला दिया। जोसेफ को इस तरह सदमे भरे अंदाज में हामी भरते देख एजे और तन्वी ने भी एक साथ उससे सवाल किया, ऋषि कहाँ है वो? क्या वो ठीक है? इस बार भी कुछ बोलने के बजाय जोसेफ ने दूर झील के दूसरी ओर बने एक और लेक हाउस की ओर इशारा कर दिया, जहां पर कई सारे लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। लोगों की उस भीड़ को देखकर तन्वी जोसेफ की ओर मुड़ी और उसने सदमे भरी आवाज में उससे पूछा, तो क्या ये भी सच है? उसने अंगद को मार दिया? इस बार भी जवाब में जोसेफ ने हाँ में सिर हिला दिया और ये सुनकर उन तीनों का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उन्हें फौरन ये समझ में आ गया कि झील के दूसरी ओर बने उस लेक हाउस के पास क्या चल रहा था। वे अंगद का फ्यूनरल करने वाले हैं, है ना? आखिरकार इस बार जोर से सांस छोड़ते हुए जोसेफ ने उन्हें बताया, हाँ, कम से कम वह एक शानदार फ्यूनरल तो डिजर्व करता ही है। ये सुनकर वे तीनों वापस झील के उस पार देखने लगे, जहां पर नील चौधरी अपने लोगों के बीच खड़ा अपने भाई की लाश को देख रहा था और कुछ सोचते हुए तीनों उसी ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा तो पाया कि नील और उसके कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ वहां पर उसकी वेयरवुल्फ कम्युनिटी के भी काफी सारे लोग थे जो अपने अल्फा को आखिरी विदाई देने के लिए आए थे। बहरहाल, एक तरफ जहां नील अपने भाई की लाश को देखकर सदमे में था, वहीं ऋषि कुछ वेयरवुल्फ्स के साथ मिलकर अंगद के फ्यूनरल की तैयारी कर रहा था। एजे जानता था कि ऋषि अंगद को कुछ खास पसंद नहीं करता था, पर बावजूद इसके वो उसके लिए ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को ही उसकी मौत का कसूरवार मानता था। रॉकी ने उसकी आंखों के सामने अंगद का कत्ल कर दिया और मेघना को ले गया, जबकि वो कुछ भी नहीं कर पाया, और ये सोच सोच कर वो गुस्से और दर्द की आग में जल रहा था। देखते ही देखते शाम हो गई और सूरज पूरी तरह डूब गया, जिसके बाद वेयरवुल्फ्स की परंपरा के अनुसार नील ने अपने बड़े भाई अंगद को, जो इस वक्त झील के किनारे चिता पर सुकून से लेटा था, उसने उसे एक आखिरी बार देखा और आंखों में आंसू भरकर उसकी चिता को आग दे दी। उनके देखते देखते अंगद की चिता जल उठी और वहां मौजूद नील की गर्लफ्रेंड धृति और उसके दोस्तों ने कसकर उसे गले लगा लिया। वहीं दूसरी ओर ऋषि, जोसेफ और बाकी सब सिर झुकाए सब कुछ देखते रहे। अंगद का फ्यूनरल खत्म होने के बाद बाकी सभी लोग वहां से चले गए, पर सबके जाने के बाद भी ऋषि वहां रुका रहा और थोड़ी देर बाद वो धीरे से चलकर नील के पास पहुंचा, जो अभी भी जलती हुई चिता को ही देख रहा था। ऋषि ने वहां पहुंचकर अंगद की जलती हुई चिता को देखते हुए नील से कहा, पता नहीं तुम यह सुनना चाहते हो या नहीं, पर तुम्हारा भाई सचमुच बहुत ही बहादुर था। ऋषि की बात सुनकर नील ने अपनी गर्दन उसकी ओर घुमाई और फिर कुछ सोचते हुए उसने धृति और अपने बाकी दोस्तों से कहा, तुम लोग घर जाओ, मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। नील के कहने पर वे सभी बारी बारी से उसे गले लगाकर उसको सांत्वना देते हुए वहां से निकल गए और अब वहां पर सिर्फ दो लोग बचे थे, ऋषि और नील। नील ने ऋषि की ओर देखते हुए उससे पूछा, मेघना का कुछ पता चला? ऋषि उसके मुंह से मेघना के बारे में सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन उसने नील के सामने ये नहीं जताया और खुद को शांत रखने की भरसक कोशिश करता हुआ बोला, तुम्हें कैसे पता? पता नहीं तुम्हें यह मालूम है या नहीं, पर मैं और मेरे दोस्त भी वेयरवुल्फ हैं। हम सभी मून नाइट्स के मेंबर्स हैं और भले ही भैया और मेरे काम करने का तरीका अलग है, मगर हमारा मकसद हमेशा एक ही रहा है, अपने लोगों की हिफाजत करना। और अब भैया के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत करूं और उनका अधूरा काम पूरा करूं। ऋषि ने यह सुनकर एक नजर उसकी ओर देखा और फिर धीरे से आह भरता हुआ बोला, नहीं, उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है अब तक। जोसेफ के कुछ दोस्त रॉकी और उसके लोगों की तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है हमें जल्दी उसका पता चल जाएगा। हाँ, पता चल जाएगा, और जब मुझे वह खूनी दरिंदा मिल जाएगा तो मैं अपने हाथों से उसका गला चीर दूंगा। नील की बात सुनकर ऋषि फौरन समझ गया कि वो रॉकी से अपने भाई के कत्ल का बदला लेना चाहता था, और ये सुनने के बाद ऋषि कुछ पलों तक चुपचाप उस
उस जलती हुई चिता को देख रहा था और फिर अंत में वो भी वहां से चला गया, जबकि नील वहीं पर रुक गया। अगली दोपहर ऋषि, जोसेफ, एजे, तन्वी और अमृता, ये सभी लोग झील के किनारे बने लेक हाउस में एक बड़े से मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और मेघना को रॉकी से बचाने के बारे में सोच रहे थे कि तभी जोसेफ के सेल फोन की घंटी बजी और जोसेफ ने फोन उठा लिया। फोन उठाते ही उसने हेलो कहा और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया उसे ध्यान से सुनने लगा। अंत में ओके बोलकर उसने फोन रख दिया, जबकि उसके चेहरे पर मौजूद भावों को देखते हुए ऋषि ने उससे सवाल किया, क्या हुआ? किसका कॉल था? एक हंटर का। शायद हमें मेघना और रॉकी का पता चल जाएगा। जोसेफ की बात सुनकर एजे ने जल्दी से कहा, गुड, यह तो अच्छी खबर है। फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जवाब में जोसेफ ने गंभीर आवाज में कहा, भले ही हमें रॉकी और मेघना का पता चल जाए, पर हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके साथ वैम्पायर्स की पूरी फौज है। हमें मदद की सख्त जरूरत है। जोसेफ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी अचानक किसी की आवाज उनके कानों में पड़ी। और आपको मदद जरूर मिलेगी। वो आवाज सुनते ही सबकी नजरें उसी आवाज की दिशा में मुड़ गई, जो कि नील की थी। उन्होंने नील को देखा, जो अपने दोस्तों और कुछ वेयरवुल्फ्स के साथ दरवाजे पर खड़ा था और उनके देखते देखते वो भी कमरे में आ गया। अमृता ने हैरानी भरी आवाज में उनसे पूछा, तुम हमारी मदद करोगे जो हुआ उसके बाद भी? जवाब में नील उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और मेज के पास रखी एक खाली चेयर पर बैठता हुआ बोला, यस, बिकॉज आई एम द अल्फा नाउ। नील के इतना कहते ही मेज पर रखे उसके हाथों के पंजे किसी खूंखार जानवर के पंजे में तब्दील होने लगे और उसका चेहरा भी वेयरवुल्फ में बदलने लगा। साथ ही उसकी आंखें ठीक वैसे ही चमकदार लाल रंग की नजर आने लगी जैसी अंगद की नजर आती थी। आप सुन रहे हैं मनीष पांडे रुद्र की लिखी कहानी वैम्पायर डिजायर सीजन 2, जिसे आवाज दी है मैंने यानी आरजे प्रियंका ने और आरजे अंकित ने। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। अंगद के मरने के बाद अब नील मूनलाइट्स का न्यू अल्फा बन चुका था और पूरी वेयरवुल्फ कम्युनिटी उसके साथ थी। ये जानने के बाद कि नील मेघना को बचाने और रॉकी को खत्म करने में ऋषि और जोसेफ का साथ देने के लिए तैयार था, वो दोनों खुश हो गए। जोसेफ ने नील से कहा, तो क्या तुम मेघना को बचाने और रॉकी को खत्म करने में हमारी मदद करोगे? जवाब में कुछ भी बोलने से पहले नील ने जोसेफ की ओर देखा और फिर धीमी मगर साफ आवाज में कहा, बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा भाई अंगद यह कभी नहीं चाहता था कि रॉकी मेघना तक पहुंचे और इसीलिए उसने रॉकी को रोकते हुए अपनी जान दे दी। तो अब यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेघना को ढूंढकर वापस लाने में मैं आप सबकी मदद करूं। शायद अंगद भी यही चाहता था। बिल्कुल, अंगद यही चाहता था, इसलिए वह मेघना को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद कर रहा था। मैं जानता हूं, और वैसे भी मेघना आप सबके साथ मेरी भी दोस्त है, इसलिए हम सब मिलकर उसे वापस लाएंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। नील की बात सुनकर सब बुरी तरह चौंके, मगर किसी के कुछ बोलने से पहले ही ऋषि ने उससे सवाल किया, कैसी शर्त? जवाब में नील ने मेज पर थोड़ा आगे की ओर झुकते हुए कहा, शर्त यह है कि रॉकी मेरा शिकार होगा, उसके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। ये सुनकर वहां उस पूरे कमरे में गहरा सन्नाटा पसर गया और फिर कुछ सोचते हुए जोसेफ ने कहा, ठीक है, हमें मंजूर है, पर पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारा प्लान क्या है। जोसेफ के सवाल पर नील ने एक एक करके उन सभी के चेहरों पर देखा और फिर बोला, बताता हूँ। इसके बाद नील उन्हें अपना प्लान बताता रहा और वे सब उसके प्लान को गौर से सुनते रहे। आखिरकार जब नील ने उन्हें पूरा प्लान समझा दिया तो वे सभी उसकी बात मानकर तैयार हो गए और नील ने ऋषि और जोसेफ से कहा, ठीक है, फिर आप दोनों तैयार हो जाइए, हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। जवाब में दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद नील वहां से उठकर चला गया और उसके पीछे पीछे उसके साथी भी वहां से चले गए। अगले कुछ घंटों बाद नील के कहने पर ऋषि और जोसेफ दोनों उसके साथ मसूरी से निकलकर देहरादून के पास स्थित किसी पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, जहां पर दूर दूर तक सिवाय जंगल और पहाड़ के कुछ भी नहीं था। कार पर सवार तीनों जंगल के कच्चे पक्के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, पर फिर कुछ देर बाद अचानक नील ने कार रोक दी, जिस पर जोसेफ ने उससे पूछा, क्या हुआ? कार यहाँ पर क्यों रोक दी? यहाँ से आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना होगा। बोलने के साथ ही वो कार से बाहर निकल गया और फिर कुछ सोचते हुए बाकी दोनों भी कार से बाहर निकल गए। कार से निकलकर तीनों घने जंगल में पैदल ही आगे बढ़ने लगे और फिर कुछ ही देर में तीनों एक बड़ी सी झील के पास पहुंच गए। नील के कहने पर ऋषि और जोसेफ उनके साथ साथ आगे बढ़ने लगे और आगे बढ़ते हुए अचानक जोसेफ ने नील से सवाल किया, तुमने कहा था कि हम किसी हंटर की तलाश में जा रहे हैं, क्या वह यहाँ रहता है इस जंगल में? हाँ, अगर हमारे जासूसों की दी हुई जानकारी सही है तो वह पिछले कुछ महीनों से यही इसी जंगल में रह रहा है। तुम पहले मिल चुके हो उससे? हाँ, मैंने सालों पहले देखा था उसे, मगर उस वक्त मैं और अंगद हम दोनों काफी छोटे थे और हमारे डैड ही मून नाइट्स के अल्फा थे। उस वक्त शायद उसने कुछ वैम्पायर से निपटने में डैड की मदद की थी, बस मुझे इतना ही याद है। ये सुनकर जोसेफ ने उससे पूछा,
अगर ऐसा है तो फिर तुम उसे पहचानोगे कैसे? जवाब में नील ने कहा। आसान है, वह हमेशा चांदी के मुखौटे से अपना चेहरा ढककर रखता है और हम उसे एक्स बुलाते हैं। एक्स? हाँ, उसका असली चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, इसीलिए उसे ढूंढना इतना मुश्किल है। नील की बात सुनकर ऋषि ने जोसेफ को देखा, जिसके चेहरे पर भी सोच के भाव नजर आ रहे थे। खैर, उन दोनों में से कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नील ने अचानक कहा, रुको। नील की आवाज सुनकर दोनों उसकी ओर मुड़े और जोसेफ ने उससे पूछा, क्या हुआ? जवाब में नील ने अचानक से चिल्लाते हुए कहा, चुप जाओ अभी। सेकंड के 100वें हिस्से भर में उन दोनों को खतरे का एहसास हो गया और उन्होंने नील की बात मानकर जल्दी से अपनी अपनी गर्दनें झुका ली। ठीक उसी पल 3 नुकीले तीर सनसनाते हुए उनके सिर के ऊपर से गुजरे और जाकर झील के उस पार लगे एक पेड़ के तने में धंस गए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया और तीनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे, मगर तीर चलाने वाले का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ऋषि ने चारों ओर देखते हुए पास खड़े नील से पूछा, क्या यह वही है, एक्स? जवाब में नील ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह वही है, पर लगता है इसे हमारा यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आया। बोलने के साथ ही उसने जोसेफ की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। क्या हुआ? ये तीर जरूर क्रॉसबो से चलाए गए थे, पर मैंने आज से पहले इतनी बढ़िया तीरंदाजी नहीं देखी। कोई शक नहीं कि एक्स एक बेहतरीन शिकारी है। जोसेफ की बात सुनकर नील ने उससे कहा, तारीफ बाद में कर लीजिएगा जोसेफ, पहले उस हंटर से बचने का कोई तरीका सोचिए, क्योंकि ये तीर शुद्ध चांदी के बने हैं। ये ना सिर्फ भेड़ियों के लिए बल्कि वैम्पायर के लिए भी खतरनाक है। तो अब अभी नील ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और अचानक एक तीर सनसनाता हुआ उनकी ओर आया, मगर ऐन मौके पर ऋषि ने उसे देख लिया और बाकी दोनों को उस तीर के रास्ते से हटाकर खुद भी एक तरफ हो गया, जिससे वो चौथा तीर भी अपना निशाना चूक गया। इस तरह एक जगह पर रुकना खतरनाक है, इसलिए हमें लगातार भागते रहना होगा। नील की सलाह मानकर बाकी दोनों भी उसके साथ साथ भागने लगे और भागते भागते ऋषि ने जोसेफ से कहा, जोसेफ प्लीज जल्दी कुछ सोचिए, इससे पहले कि उसका चलाया हुआ तीर हमारा सीना चीर दे। जवाब में जोसेफ ने ऋषि से कहा, एक आइडिया तो है, पर शायद वह तुम दोनों को पसंद ना आए। ऋषि और नील दोनों ने एक साथ कहा, कैसा आइडिया? जवाब में जोसेफ ने अपना आइडिया उन्हें बता दिया, जिसे सुनने के बाद उन दोनों ने ही बुरा सा मुंह बना लिया, जिस पर जोसेफ ने कहा, मैंने पहले ही कहा था यह आइडिया तुम दोनों को पसंद नहीं आएगा। पसंद तो नहीं है, पर अगर आपको लगता है कि ये काम करेगा तो फिर हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। बोलने के साथ ही ऋषि ने नील की ओर देखा और उसने भी तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद उन दोनों ने अचानक रास्ता बदल लिया और दोनों सुपर स्पीड से अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लगे। एक के बाद एक कई तीर उनके आसपास से गुजरे, पर दोनों बिना रुके भागते रहे। मगर फिर अचानक एक जगह पर भागते हुए नील का पैर वेयरवुल्फ को पकड़ने के लिए बिछाए हुए फंदे पर पड़ा और वो फंदे में उलझकर हवा में लटकने लगा। इसी के साथ ही एक तीर सीधा आकर ऋषि के पैरों में धंस गया, जिसकी वजह से वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा और काफी दूर तक घिसटता चला गया। ऋषि के होठों से दर्द भरी कराह निकली और जैसे ही उसने नजरें उठाई, उसकी नजर सामने खड़ी शख्स पर पड़ी, जिसने अपने चेहरे पर चांदी के रंग का मुखौटा पहन रखा था। इतना ही नहीं, उसके हाथों में मौजूद क्रॉसबो का निशाना ऋषि के दिल पर था और जो किसी भी पल ऋषि का काम तमाम कर सकता था। ऋषि जंगल के बीचों बीच जमीन पर पड़ा था, जबकि चांदी के मुखौटे वाले उस हंटर ने उस आदमी पर अपनी क्रॉसबो तान रखी थी और ऋषि के कुछ सोचने समझने से पहले ही उसने घुरघुराती हुई आवाज में कहा, खेल खत्म। मगर इससे पहले कि वो क्रॉसबो से तीर छोड़ता, अचानक उसे अपनी कनपट्टी पर कोई ठंडी लोहे की चीज टकराती हुई महसूस हुई और जैसे ही उसने नजर घुमाकर अपने पीछे देखा तो जोसेफ ने उसकी कनपट्टी पर शिकारियों वाली एक पुरानी राइफल सटा रखी थी। इसी के साथ ही जोसेफ ने दांत दिखाकर उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ, खेल खत्म हुआ, पर हमारा नहीं, तुम्हारा। जवाब में एक्स कुछ बोलता या कोई हरकत करता, उससे पहले ही नील वहां पर पहुंच गया और जोसेफ से बोला, जोसेफ प्लीज गन नीचे कर लीजिए। और फिर वो एक्स की तरफ मुड़ा। एक्स, तुम भी हथियार नीचे कर सकते हो, हम यहाँ लड़ने नहीं मदद मांगने आए हैं। नील की बात सुनकर एक्स ने एक नजर उन तीनों पर डाली और फिर आखिरकार उसने अपना क्रॉसबो पीछे खींच लिया। इसी के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर ऋषि को उठने में मदद की और फिर अपने पीछे आने को बोलकर एक संकरे पथरीले रास्ते पर तेजी से बढ़ने लगा। एक्स और नील को आगे बढ़ते देख बाकी दोनों भी उसके पीछे पीछे बढ़ने लगे, मगर इस दौरान आगे बढ़ते हुए ऋषि ने बेहद धीमी आवाज में जोसेफ से सवाल किया, आपको लगता है कि यह एक्स हमारी मदद कर सकता है? जवाब में जोसेफ ने गंभीर सा फेस बनाते हुए कहा, पता नहीं, पर फिलहाल हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए देखते हैं यह हमारी मदद कर सकता है या नहीं। खैर, वे चारों इसी तरह करीब अगले 20 मिनट तक पहाड़ी पर चढ़ते रहे, लेकिन फिर एक जगह पहुंचकर एक्स रुक गया, जहां उसके सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग नजर आ रही थी, जिसमें एक समय में एक साथ करीब 4-5 आदमी आसानी से जा सकते थे और किसी के कुछ पूछने से पहले ही वो उस सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। एक
दूसरे को देखते हुए बाकी तीनों भी उसके पीछे चल पड़े और काफी दूर तक वे उसी लंबे अंधेरे सुरंग में आगे बढ़ते रहे। सुरंग खत्म होने के बाद एक्स ने उन्हें सावधान करते हुए बताया कि आगे नीचे उतरने के लिए सीढ़ी बनी है, जिसके बाद वे चारों उस सीढ़ी से उतरकर एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। कमरे में पहुंचकर अपनी चारों ओर देखते हुए जोसेफ ने उससे सवाल किया, यह जगह कौन सी है? एक्स ने अपना क्रॉसबो और बाकी का हथियार निकालकर उस कमरे में मौजूद खूंटियों पर रखते हुए कहा, यही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। नील ने अपनी चारों ओर देखते हुए कहा, छिपने के लिए यह काफी अच्छी जगह है। जवाब में एक्स ने थैंक्स बोलने वाले अंदाज में उसकी ओर देखकर सिर झुकाया और कहा, तो तुम लोग यहाँ मुझसे मदद मांगने आए हो, क्या मैं जान सकता हूँ कैसी मदद? इस सवाल के जवाब में नील कुछ बोलता उससे पहले ही ऋषि ने कहा, क्या तुमने कभी नाइट वॉकर्स का नाम सुना है? ऋषि का सवाल सुनकर एक्स ने उसे इस अंदाज में देखा मानो इतने बचकाने से सवाल के लिए उसका मजाक उड़ा रहा हो, पर फिर कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ सुना है, आजकल उन चमगादड़ों ने यही डेरा डाल रखा है। हाँ, और उनके अल्फा यानी रॉकी के पास हमारी एक बहुत ही खास चीज है, जिसे ढूंढने और वापस हासिल करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक्स भौएं ऊपर उठाते हुए बोला, खास चीज या कोई खास इंसान, दोनों समझ लो। इस वक्त उसके पास हमारा बेहद खास दोस्त है जिसे बचाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? जवाब में नील ने कहा, क्योंकि हमें पता है आपको उनके बारे में किसी और से कई ज्यादा पता है, इसीलिए आप ही इकलौते इंसान हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि मैं मदद कर सकता हूँ, मगर सवाल यह है कि मैं ऐसा करूंगा क्यों? ये सुनकर ऋषि और जोसेफ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, पर नील ने कुछ कदम चलकर आगे आते हुए कहा, क्योंकि हमें पता है कि वह इकलौती चीज जिसे तुम इतने सालों से खोज रहे हो वह इस वक्त कहाँ है। और क्या मैं जान सकता हूँ कि वह चीज आखिर है क्या? मूनस्टोन, या जिसे दुनिया चंद्रमणि के नाम से जानती है। नील की बात सुनकर एक्स बुरी तरह चौंका और चौंकते हुए बोला, मूनस्टोन? हाँ, मूनस्टोन। मैं जानता हूँ तुम पिछले कई सालों से इसकी तलाश कर रहे हो, मगर इस वक्त वह मूनस्टोन उसी रॉकी के पास है जिसके पास हमारा दोस्त है। तो अब सौदा यह है कि तुम हमारे दोस्त को बचाने और रॉकी को खत्म करने में हमारी मदद करोगे, और बदले में हम तुम्हें वह मूनस्टोन हासिल करने में मदद करेंगे। नील की बात सुनकर एक्स उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा और फिर कुछ सोचते हुए उसने सौदे के लिए हाँ कर दिया। तो ठीक है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, मगर ये ध्यान रहे, सौदे के बीच में किसी ने कोई धोखेबाजी करने की कोशिश की तो हमारा सौदा फौरन वहीं पर खत्म हो जाएगा। जवाब में तीनों ने एक साथ कहा, हमें मंजूर है। इसके बाद उन तीनों ने बारी बारी एक्स से हाथ मिलाया और फिर कुछ जरूरी मुद्दों पर बातचीत करने के बाद उन्होंने एक्स से विदा लिया और वहां से जाने लगे। एक्स ने उन्हें लाकर ठीक वहीं उस झील के पास छोड़ दिया जहां पर वो उनसे मिला था, मगर जाने से पहले वो नील की ओर मुड़ा और बोला, मुझे अंगद की मौत का बेहद अफसोस है, वह एक अच्छा इंसान था। एक्स के मुंह से अंगद की बात सुनकर नील ने चौंकते हुए उससे पूछा, आपको कैसे? जवाब में एक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आई एम अ हंटर, और वैसे भी तुम्हारी आंखों का रंग देखकर कोई भी हंटर यह बता सकता है कि अब तुम ही मून नाइट्स के अल्फा हो। उम्मीद करता हूँ कि हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे, मैं भी। इसके बाद वे तीनों उस घनी जंगल से निकलकर वापस मसूरी में स्थित मूनलाइट के बेस यानी उस लेक हाउस में पहुंच गए, जहां पर ऋषि और नील के दोस्त बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें जानकर खुशी हुई कि वे तीनों जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया था, जिसके बाद वे सभी एक साथ बैठकर मेघना को बचाने और रॉकी की वैम्पायर आर्मी से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने लगे। मून नाइट्स बेस। आधी रात का वक्त हो चला था और उस बड़े हॉल के कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, जिसे दूर करने के लिए धीमी रोशनी वाले कुछ बल्ब लगे हुए थे। बल्ब की सफेद रोशनी में उस विशाल मेज के चारों ओर बैठे लोगों का चेहरा साफ नजर आ रहा था, जिनमें ऋषि, जोसेफ, अमृता, तन्वी और एजे के साथ साथ नील और उसकी सीक्रेट वेयरवुल्फ सोसाइटी मून नाइट्स के मेंबर्स भी थे। सबके चेहरे पर परेशानी के भाव नजर आ रहे थे और अचानक ऋषि नील की ओर मुड़ा। हम यहाँ पिछले 1 घंटे से उसका वेट कर रहे हैं, कहाँ है वह? ऋषि का सवाल सुनकर नील उसकी तरफ मुड़ा और बेहद शांत स्वर में बोला, डोंट वरी, अगर उसने कहा है तो वह जरूर आएगा। नील अभी बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे के पास से किसी की आवाज सुनाई दी। इस यकीन के लिए शुक्रिया नील, तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं आ गया। वो आवाज सुनकर सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गई, जहां पर चांदी का मुखौटा पहने एक शख्स खड़ा था। वो एक्स था। नील ने उसे वेलकम किया और कुछ ही पलों बाद एक्स नील के सामने रखी एक खाली चेयर पर आकर बैठ गया। सामान्य परिचय के बाद नील ने सीधे मुद्दे पर आते हुए एक्स से सवाल किया, तो क्या खबर है? जवाब में ऋषि ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर जोसेफ ने पहले ही बोल दिया, खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। क्या मतलब? बताता हूँ। क्या तुम जानते हो परसों क्या है? सूर्य ग्रहण। परसों सूर्य ग्रहण है। हाँ, और कोई ऐसा वैसा सूर्य ग्रहण नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो 100 सालों में सिर्फ एक बार आता है। मुद्दे पर आओ एक्स, इस सोलर इक्लिप्स से मेघना का क्या लेना देना है? जवाब में एक्स ने मुस्कुराते हुए बताया, लेना देना है।
ये सूर्य ग्रहण इस सदी का सबसे खास सूर्य ग्रहण होने वाला है और इसी सूर्य ग्रहण के समय रॉकी मूनस्टोन और मेघना की मदद से उस जादुई कैद खाने का दरवाजा खोलना चाहता है जहां सदियों पहले दुनिया के सबसे खतरनाक वैम्पायर सिकंदर को कैद कर दिया गया था। और ऐसा करने वाले उसकी ही पत्नी और बच्चे थे। क्यों मिस्टर ऋषि, मैं सही कह रहा हूँ ना? एक्स की बात सुनकर सब ऋषि का चेहरा देखने लगे, जिस पर अजीब सा भाव था। इन सबके बीच ऋषि के अतीत से पूरी तरह अनजान अमृता ने उससे पूछा, ऋषि क्या ये सच है? जवाब में ऋषि के बजाय जोसेफ ने कहा, हाँ यह सच है। और ऐसा करके ऋषि ने इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान ही किया था, क्योंकि सिकंदर कोई मामूली वैम्पायर नहीं, वह एक हैवान है और अगर वह उस कैद से आजाद हो गया तो हमारी ये दुनिया तबाह हो जाएगी। जोसेफ की बात सुनकर काफी देर से खामोश बैठे नील के दोस्त मयंक ने कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें रॉकी और उसके नाइट वॉकर्स को रोकना होगा। बिल्कुल, और हम उन्हें रोक कर रहेंगे। इसी के साथ ही नील वापस एक्स की ओर मुड़ा और बोला, तो क्या तुम्हें पता है वह यह सब कहाँ करने वाले हैं? मेरे कुछ साथी हंटर इस बात का पता लगा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें यह वक्त रहते पता चल जाएगा। और अगर नहीं पता चला तो लड़की तुम उसे भूल जाना। एक्स की बात सुनकर न सिर्फ अमृता बल्कि ऋषि और बाकियों की भी रूह कांप उठी। खैर कोई कुछ और बोलता, उससे पहले अचानक जोसेफ एक्स की ओर मुड़ा और बोला, एक मिनट, उस जादुई कैद खाने का दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ मूनस्टोन और मेघना का खून काफी नहीं है, उन्हें कुछ और भी चाहिए। एक्स जोसेफ की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, हाँ, लूनर विच यानी एक जादूगरनी। हाँ, वह उनके पास पहले से ही है, अस्मिता। एक्स के मुंह से ये नाम सुनकर ऋषि और जोसेफ पूरी तरह उछल पड़े और ऋषि ने चौंकते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? वह मर चुकी है। जवाब में एक्स ने गंभीर अंदाज में कहा, नहीं, वह जिंदा है और पिछले 20 सालों से रॉकी की कैद में है। ये सुनकर ऋषि और जोसेफ दोनों ने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। इसका मतलब रॉकी के पास इस वक्त वह सब कुछ है जो उसे चाहिए, तो बेहतर होगा हम सभी अपना अगला कदम तय कर लें। इसके बाद काफी देर तक वे सभी वहां बैठकर आपस में प्लान्स डिस्कस करते रहे और आखिरकार एक्स और नील के जाने के बाद बाकी सब लोग भी वहां से चले गए। सिर्फ ऋषि और जोसेफ वहां बैठे थे। जाने से पहले एजे और तन्वी ने जोसेफ की ओर देखा और उसने उन दोनों से कहा, तुम दोनों जाओ, हम अभी आते हैं। ये सुनकर एजे, तन्वी और अमृता तीनों वहां से निकल गए। पर कमरे से निकलते ही अमृता ने एजे से सवाल किया, यार अब ये अस्मिता कौन है जिसका नाम सुनकर ऋषि इतना परेशान हो गया? अस्मिता ऋषि की माँ का नाम है और हमें लग रहा था कि वह सालों पहले मर गई थी। कम से कम अब तक तो यही लग रहा था, एजे ने बताया, जिसे सुनकर अमृता शॉक्ड हो गई। खैर उन तीनों के चले जाने के बाद अब हॉल में सिर्फ ऋषि और जोसेफ बचे थे और उन दोनों के ही चेहरे पर अजीब से भाव थे। तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? सवाल सुनकर ऋषि ने अपना चेहरा जोसेफ की ओर घुमाया और बेहद गंभीर लहजे में बोला, रॉकी सालों से इसी दिन की तैयारी कर रहा है। अगर हम मेघना को नहीं बचा पाए तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मेघना को जरूर बचाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। जोसेफ की बात सुनकर ऋषि ने हल्की सी नम आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं फिर से उसे नहीं खोना चाहता जोसेफ, इस बार नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। कहने के साथ ही ऋषि उठा और हवा के झोंके की तरह वहां से निकल गया, जबकि जोसेफ उसे पीछे से आवाज लगाता ही रह गया। आखिरकार एक पूरा दिन बीत गया, पर सूर्य ग्रहण से कुछ घंटों पहले ऋषि और उसके दोस्तों को उस जगह का पता चल गया जहां पर रॉकी अपने काम को अंजाम देने वाला था। वक्त कम था और मेघना को बचाने के लिए जो भी करना था वो जल्द से जल्द करना था, इसलिए ऋषि और नील दोनों